कर दिया गया। और बजट में जहां तक टैक्स की बात है, सबसे बड़ी बात तो यह कि जो टैक्स की बात है उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है, जो था जैसा था वैसा ही है। एक छोटा सा एक प्रावधान जरूर है, जो 75 साल से आयु जिनकी ज़्यादा है, 75 साल से जिनकी आयु ज़्यादा है और वो पेंशन इनकम है उनकी या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा का मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स तो देना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी होगी। अश्विनी जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, तो टैक्स की जहां तक बात करें उसमें तो कुछ बदलाव नहीं। देखिए, स्पीच से तो कुछ ऐसा लगा नहीं, हालांकि कई बार फाइन प्रिंट में और चीजें आती हैं। अगर टैक्स में बदलाव होता तो वो फाइन प्रिंट में नहीं होता, वो तो स्पीच में होता। हाँ, तो इसलिए ऐसा होता नहीं है कभी। तो हो सकता है कुछ बाहर बढ़ाया होगा, स्पीच में नहीं आया तो कुछ भारी बढ़ा होगा, रिलीफ तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। रिलीफ होता तो सबसे पहले स्पीच में आता। जी 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 जी। जो थोड़ा सा रिलीफ है ये कि 75 ईयर्स से ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कहा गया है कि रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अगर दो तरह की इनकम है, सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट। क्योंकि उस पर जो टैक्स है वो बैंक जो पेयर है वो काट लेगा, बैंक से ही पेमेंट होगी इन दो चीजों की, तो वहां कट जाएगा टैक्स, तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, प्री फिल्ड हो जाएगी रिटर्न, अब जिसमें और इनकम भी आएगी, डिविडेंड वगैरह प्री फिल्ड हो जाएगी, और कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। प्री फिल्ड का क्या मतलब है? कि जो फॉर्मेट मिलेगा उसमें ऑलरेडी जो साइट पे अवेलेबल होगा उसमें ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन भरी होगी, तो खुद से भरने की जरूरत नहीं होगी इन्फॉर्मेशन को। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन भरी होगी? जो क्या इनकम है और क्या उस पर टैक्स बनेगा, वो सब कुछ भरा भराया होगा, बस उसको ओके करके जमा करना होगा। अगर कोई ये कौन से वाले, वो कैसे भरा हुआ होगा उसके अंदर? जैसे जो सैलरीड इनकम है, कितनी सैलरी होगी, वो सब कुछ, क्योंकि जो सारा सिस्टम है उसके हिसाब से सारा भरा जाएगा, तो एम्प्लॉय को खुद भरने की जरूरत नहीं होगी। उसमें पहले भी था ये सिस्टम, अब उसमें एक दो इनकम और ऐड कर दी कि अगर डिविडेंड होगा तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी ऑटोमेशन सिस्टम से। हाँ, मतलब जैसे अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो जब आप साइट पे जाएंगे तो वो सारा फॉर्म आपको रेडी मिलेगा, जिसमें कि सैलरी इनकम आ रही होगी, उस पर कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन बनती है ये आ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम कितनी है ये आ जाएगी, डिविडेंड इनकम कितनी है ये आ जाएगी। जी जी, मैं चाहूंगा कि कैमरा में अभी शायद जी अश्विनी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि जो फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न का पहले से भरा हुआ होगा। जी, तो एक थोड़ी सी सुविधा बढ़ जाएगी कि आपको खुद भरने की बजाय आपके पास इन्फॉर्मेशन भराई जाएगी। छोटी सी सुविधा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले से ही वो आ रही थी, इसमें अब दो इनकम और ऐड हो जाएंगी। सेंसेक्स में बढ़त है, सेंसेक्स में शेयर बाजार में बहुत उछाल है इस वक्त। जो गेंस है जो सुबह थी उससे भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो जो रखा गया उसको लेकर भी कुछ उसकी वजह से भी कुछ बढ़त बताई जा रही है। अभी आप देख रहे हैं इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी जो है अच्छे खासे बढ़त के साथ सेंसेक्स इस वक्त लगभग 2.9% ऊपर और लगभग 2.98%, 3% का उछाल ये दिख रहा है आपको। ये इसकी वजह क्या मुझे लगता है सर इसकी एक ही वजह होगी कि एक तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स शेयर मार्केट पे नहीं लगा, जिसको कि हम एप्रीहेंड कर रहे थे। तो हम वर्स्ट की सोच रहे थे, वर्स्ट नहीं हुआ। शायद एक कारण तो ये होगा कि शेयर जो कैपिटल गेन है उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं आया। जो सोच रहे थे भाई जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कैपिटल गेन में कमाया उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं आई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करने की कमिटमेंट सामने नजर आ रही हैं, अब वो आउटलेस तो बहुत अच्छी रह गई हैं, लेकिन उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, वाकई वो पैसा मार्केट में आएगा, खर्चा होगा, वो एक अलग बात है देखने की। पर जो लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करने की कमिटमेंट्स रखी गई हैं सामने, बॉन्ड्स इशू करने की, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेलवेज हैं या जहां जितने भी हैं, शायद उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। मुझे तो अभी तो वही कारण नजर आता है। जी, हमारे साथ विक्रांत जुड़ रहे हैं उधर पार्लियामेंट हाउस के बाहर से। विक्रांत, क्या अभी एक तो टैक्स को लेकर कुछ बड़ा क्या कुछ भी नहीं है, क्या रिएक्शंस वहां पे आ रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल किशोर, क्योंकि टैक्स को लेकर के कुछ नहीं है। विपक्ष की तरफ से हालांकि अंदर से जो चर्चाएं चल रही थी, उनका ये कहना है कि एक तरह से चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए बजट है, क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, असम की बात की जाए, तमिलनाडु और केरल की बात की जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण और हाईवे निर्माण और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। तो विपक्ष की एक प्रतिक्रिया तो यही है कि पूरी तरीके से चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और दूसरा जो सीनियर
पब्लिक को ले लेते हैं। पब्लिक विक्रांत आता हूं मैं आपके पास, पब्लिक को ले लेते हैं। जयपुर की पब्लिक क्या कह रही है? फर्स्ट रिएक्शन भवानी। देखिए, आप जयपुर में आज सुबह से हम ज्वेलरी मार्केट में खड़े थे। ज्वेलरी मार्केट में उत्साह का माहौल है, क्योंकि जो सबसे बड़ी डिमांड थी, एक बड़ी डिमांड जो पूरी हुई है। बताएं क्या हुआ? देखिए, केंद्र सरकार से हमारी डिमांड थी कि कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी जो कम करी जाए, 12.5% से 10% कर दी, 2.5% कम की। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कस्टम ड्यूटी 8% के आसपास करेंगे, फिर भी 10% करी है। और क्या कस्टम ड्यूटी आप जो डिमांड कर रहे थे वो आपकी हो गई, कम की है। आप जीएसटी सरलीकरण की मांग करें, वो भी कर दी। हाँ, जो बजट में आज वित्त मंत्री ने पेश किया है उसमें जीएसटी से संबंधित व्यापार संगठनों ने ये मांग कर रखी थी कि बहुत सारे अमेंडमेंट जो हुए हैं उसमें जीएसटी बड़ी पेचीदगी हो गई है। व्यापारी को बार बार सीए के पास जाना पड़ता है, कभी सीए के पास, कभी व्यापार करे। व्यापारी बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा था, व्यापार करे या कागजों को कंप्लीट करे। तो दूसरा जो आप सीनियर सिटीजन के लिए राहत दी है टैक्स के अंदर, वो कितनी बड़ी है? टैक्स की राहत नहीं है भवानी, ये कदम भी स्वागत योग्य है। भवानी टैक्स की राहत नहीं है, सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करना है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जी टैक्स देना। सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नहीं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। उसमें आयु सीमा निर्धारित करी है उन्होंने, 75 वर्ष के ऊपर जो हैं उनको रिटर्न फाइल नहीं भरना पड़ेगा। जी हाँ, वो अच्छा। लेकिन टैक्स स्लैब में उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ बदलाव हो, वो नहीं हुआ, या छूट हो कुछ, वो नहीं मिली है। जी, टैक्स स्लैब में छूट का एक विश्वास था कि वित्त मंत्री जो है इस बजट के अंदर टैक्स स्लैब को बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय जो सदन चलेगा उसमें किशोर काफी महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैं आता हूँ भवानी आता हूँ, एक मिनट। मैं जरा किसानों के पास जाना चाह रहा हूँ। इधर मनोज उनके साथ है। मनोज, क्या कह रहे हैं किसान? मैं किसानों से सीधे बात करता हूं। आपको जैसे ये बात है, इसमें आया है कि फार्म क्रेडिट का जो लक्ष्य है वो 16.5 लाख करोड़ का रखा है सरकार ने इस बजट में। हमें मोदी जी से यही उम्मीद थी और बजट से सभी चीज़ों पे अच्छा उनने दिया है और हम लोग बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश हैं। बजट में बताया गया है कि 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दी गई। एमएसपी भी जारी कर दी गई है, और किसानों के लिए जो अभी इन सब्सिडी के लिए उसका जो क्रेडिट कार्ड के लिए दिया है मोदी जी ने, वो भी बहुत बढ़िया है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही बजट आएगा और मोदी जी किसान को निराश नहीं होने देंगे। और इस बजट से सभी लोग खुश हैं, और गांव में हर जगह हम जो किसानों से चर्चा हो रही है उसमें किसान भी बता रहे हैं कि नहीं, अच्छा बजट है और बढ़िया संतुलित बजट पेश किया है। ताजे बजट में एक आंकड़ा है कि मनोज मिडिल क्लास के पास चलते हैं। दिल्ली में दीपक रावत मौजूद है वहां पर। दीपक, क्या कह रहे हैं आप? कहां पर हैं? जी किशोर, कृष्णानगर में मौजूद हैं। सब लोग न्यूज़ 18 में अब तक बजट सुन रहे थे। अब उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, आप जीएसटी की बात कर रहे थे जब मेरी आप बात हो रही थी। अब तो बोल दिया है कि वित्त मंत्री जी ने कि जीएसटी को समझाने की कोशिश करेंगे, सरल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत पहले मिनिस्टर साहब ने कहा था पेपर लेस होगा। मुझे लगता है बजट ही लेस हो गया। मैंने छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी के लिए कुछ भी राहत नहीं दी। जीएसटी तो इनको आएगा ही, ये सब दिखावा है। जीएसटी तो उन्होंने तब फंसा दिया व्यापारी को, जीएसटी उसे देना पड़ेगा, काम बंद हो जाएगा, अपने आप साइडें बंद हो जाएंगी। मैंने अभी आपको पहले बताया था 937 संशोधन इस सरकार ने पिछले 18 महीने में कर दिए, जिसमें 11 महीने कोरोना के थे। लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई राहत नहीं दी गई है, जैसा पहले था वैसे रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन बजट को देखने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जैसा कि सरकार से उम्मीदें थी। और बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 150 करोड़ के देश में तकरीबन 6.5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख। सीनियर सिटीजन के लिए जो 75 साल की उम्र के लोग हैं, उससे ज़्यादा के लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं आईटीआर फाइल करना नहीं करना होगा। क्या कहेंगे? ये खाली लॉलीपॉप है, उससे कुछ होना नहीं है। उन्हें रिटर्न तो फिर भी टैक्स तो जमा कराना ही है ना, खाली रिटर्न नहीं भरनी। तो वो पेपरलेस तो आज भी है, कल भी है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये केवल एक व्यापारी जगत में मायूसी का माहौल है, क्योंकि मेन जो समाज का काम करते हैं वो व्यापारी वर्ग करते हैं, सरकार के बाद करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा भी बढ़ाते तो उनको कम। तो यहाँ मिडिल क्लास में थोड़ी मायूसी दिख रही है, जो उम्मीदें थी वो शायद पूरी नहीं हुई। इधर अभिषेक पांडे मुंबई में मौजूद हैं। अभिषेक, मुंबई से क्या रिएक्शन है? आप जहाँ खड़े हैं वहां पर। देखिए किशोर, बिल्कुल यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं हैं हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं कि बजट को लेकर के उनकी जो उम्मीदें थी, क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? मैडम ये बताइए, जिस तरीके से बजट को लेकर उम्मीद थी आप लोगों को, महिलाओं को, क्या वो पूरा हुआ है? नहीं, सरकार को और कुछ करना चाहिए हम लोग के लिए।
बिल्कुल, आप ये बताइए कि उज्ज्वला गैस को लेकर के 1 करोड़ और कनेक्शन देने को लेकर जो सरकार की प्लानिंग है उसको कैसे देखती हैं, और साथ ही कितनी उम्मीद थी बजट को लेकर और क्या एक्सपेक्टेशन कर रही थी? बजट को लेकर ठीक है, वो सब चीज़ें गैस के लिए जो किया है अभी फ़िलहाल जो चाहिए वो नहीं हो पा रहे। जो एक्चुअली अभी नीड है जनता को, वो नीड है वो फुलफ़िल करना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा है कि परिवार कल्याण के लिए वो राहत पैकेज देंगे, साथ ही जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को और सुदृढ़ बनाएंगे, उसको लेकर कैसे देखते हैं? एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट कैसे भी लाए, लेकिन फ़ीस जो बेसिक फ़ीस है वो तो कंपलसरी पेरेंट्स को भरनी पड़ती है ना, तो फिर वो पॉलिसी का क्या यूज़ है नॉर्मल पीपल के लिए? बिल्कुल, अब महिलाओं के लिए क्या उम्मीद थी? टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ है किसी का भी, जो टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ, टैक्स में कितना उम्मीद कर रही थी कि उसे टैक्स कम भरना पड़ेगा, और उसको लेकर के महिलाओं को सच में ये बहुत ज़रूरत थी टैक्स कम करने की, लेकिन और हर एक जगह को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टैक्स में हमें छूट मिली है। बस जैसा है वैसे ही है, बस घुमा फिरा के वहीं पे सब कुछ पहुँच रहा है। बिल्कुल किशोर, खास करके महिलाओं को काफी उम्मीदें थी, इसमें उम्मीद थी कि ये मध्यम वर्ग महिलाएं उनकी उम्मीदों पे शायद ये उस तरह से खरा नहीं उतरा जितनी उम्मीदें लोग लगाए बैठे थे। हाँ, बस इतना है कि और ये एक अगर राहत कही जाए तो ये कि कोई और टैक्स नहीं लगाया, जैसे अश्विनी जी कह रहे हैं कि इतना शुक्र मना लीजिए कि कोविड टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं आया। क्यों भवानी? नेगेटिव ना होना ही पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव ना होना ही पॉजिटिव हो गया है। भवानी, देखिए सबसे बड़ी जो मध्यम वर्ग की उम्मीद कर रहा था वो क्या सोच रहा है, महिला भी है, मध्यम वर्ग भी हमारे साथ। आप बताएं कैसी उम्मीद थी, पूरी हुई नहीं हुई? बजट बहुत ही मिक्स रहा है। फॉर वुमेन हमारे लिए कुछ भी नहीं आया है, स्पेशली ना इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस आए हैं। फार्मर ओरिएंटेड बजट रहा है हमारा। बट हाँ, इस पूरे कोविड पीरियड के बाद में एक मिडिल क्लास को एक्सपेक्टेशन था कि हमारे लिए कुछ स्पेशल आएगा, कुछ जॉब्स में आएगा, कुछ कहीं टैक्स सेक्शन में हमारे पास रिबेट आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं आया। हाँ, ज्वेलरीज के लिए हमें ज़रूर ड्यूटीज़ में ऑफ मिला है, बट हाउ मच इट विल रीच अस एंड हाउ मच वी कैन अफोर्ड, वो एक सोचने वाली बात रहेगी हम सब के लिए। देखिए बिल्कुल, काफ़ी उम्मीदें काफ़ी थी और जितनी उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं हुआ। क्या उम्मीद, टैक्स से क्या उम्मीद थी, इससे बजट से, और कितनी पूरी हुई? सर, बजट से उम्मीदें बहुत थी, बाकी सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार को लोगों का रुझान, लोगों का उनकी ज़रूरत, और अभी जो कोरोना से जूझ रहे हैं, क्या उम्मीद किस तरीके की थी जो पूरी नहीं हुई? कुछ टैक्सेशन में राहत चाहिए थी, कुछ सरकार से व्यापार के साथ कोई व्यापारी को राहत चाहिए थी, बैंकिंग में कुछ राहत चाहिए थी, कोई पैकेज डिक्लेयर करते, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो बहुत निराशाजनक बजट रहा है। देखिए किशोर, बिल्कुल लोगों को पैकेज की बड़ी उम्मीद थी। हम सुबह से बात कर रहे थे, तब भी कह रहे थे कि हर सेक्टर कह रहा था कि हमारे लिए कुछ पैकेज दे, राहत दे। वो ज़्यादा उम्मीद थी, वो पैकेज का नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा था नौकरियों को लेकर, जॉब्स को लेकर काफ़ी कुछ होगा, टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव होगा, या फिर इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। वो जी हाँ, बिल्कुल, जो वो बात रोजगार की और टैक्स में राहत की जो उम्मीद थी, वो सही बात है कि रोजगार तो खैर अब देखना पड़ेगा कि कैसी इकोनॉमी चलती है, उससे रोजगार बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन टैक्स की इमीडिएट राहत जो थी वो तो अभी नहीं है। रजत सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। रजत, आप बताइए, आपकी नज़र में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इस बजट का? देखिए, मुझे लगता है कि अगर एक सीमित मिडिल क्लास की सोच से देखा जाएगा, जो कि पूरे बजट की स्पीच में सिर्फ इसका इंतजार करते हैं कि टैक्स स्लैब का क्या बदलाव हुआ, तब शायद निराशा लगेगी। लेकिन पूरे बजट को होलसम तरीके से देखना चाहिए। और कुछ लोगों ने बोला कि नौकरी के विषय पे क्या चीज़ है, तो मुझे जितना समझ में आया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में ज़बरदस्त उछाल आया है। करीब 34% का, 1/3 बजट बढ़ा दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जॉब्स में जरूर दिखेगा। ये अच्छा, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ जी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आम लोगों को समझाया जाए, और आप क्यों कह रहे हैं कि उससे रोजगार बढ़ सकता है? देखिए, आप देखिए हाईवेज को ले लीजिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, हाईवे बनेंगे। एक्सपेंडिचर मतलब ये कि वो खर्च जिनसे बड़े एसेट्स बनेंगे देश के। तो एसेट्स जब बनते हैं तो सीधे सीधे तो नौकरियां क्रिएट होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को एक प्रोत्साहन मिलता है कि जब सरकार इन्वेस्ट करना शुरू करती है देश की अर्थव्यवस्था में, तो प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस आता है और प्राइवेट सेक्टर पिगी बैक करता है, उसके पीछे पीछे चलता है सरकार के, और वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये बड़ा बिंदु आप रेज कर रहे हैं यहाँ पर, ये कि बजट में जो मुख्य डायरेक्शन दिख रही है वो ये दिख रही है कि कोरोना काल के बाद सरकार
खुद खर्च करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं पे खर्च करना चाह रही है, ताकि उन परियोजनाओं पे जो खर्च हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो खर्च हो, उससे एक तो देश के लिए चीज़ें बने, एसेट्स बने, जैसे हाईवे बने और चीज़ें और प्रोजेक्ट्स हों, और उससे रोजगार भी बढ़े, लोगों की आय भी बढ़े और उससे इकोनॉमी चले। तो वो डायरेक्शन है इस बजट की, इसलिए टैक्स वगैरह में उतनी वो चीज़ें देखने को नहीं मिली जैसी मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल। और देखिए जो सरकार की रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित ही हैं, उनको ये तय करना है कि किधर खर्च ज़्यादा करना है जिसका कि मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि एक खर्चा करें अगर 1 रुपए का तो उसका फायदा 2-3 रुपए का हो, ऐसा सोच के प्राथमिकता दी जाती है। और मुझे लगता है कि, और चूंकि सेंसेक्स भी इस चीज़ को समझ रहा है, कई सारे कॉर्पोरेट जगत भी इसको समझ रहा है कि जिस तरह से सरकार ने जबरदस्त इम्पिटस दिया है डिमांड साइड में पुश बनाने के लिए, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जबरदस्त उछाल के लिए, मुझे ऐसा लगता है इसका इम्पैक्ट इस आने वाले साल में बहुत होगा और इसमें मिडिल इनकम, मिडिल क्लास लोगों को बहुत इसीलिए सेंसेक्स में लोग, कंपनीज के शेयर प्राइसेस में ऐसा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां ये उम्मीद की जा रही है कि कॉर्पोरेट जगत को ये जो सरकार का एक्सपेंडिचर होगा उससे फायदा होगा, उससे और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और हाँ किशोर जी, आपने देखा हो फिस्कल डेफिसिट 9.5% हैज बीन जी स्ट्रेट अवे दे ऑनेस्टली एडमिटेड कि इस बार फिस्कल डेफिसिट 9.5% होगा, जो कि एक बोल्ड स्टेप है। और उसके पीछे सीधा कारण यह है कि सरकार चाहती है कि पैसा एक आम आदमी की जेब तक पहुंचे। ये फिस्कल डेफिसिट 9.5% का मतलब समझा देते हैं लोगों को कि मतलब सरकार कह रही है कि हम 9.5%, 9.6% जो घाटा है, इसका मतलब हम लेने को तैयार हैं। हाँ, और वो इसलिए लेने को तैयार है क्योंकि हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो, यानी आमदनी नहीं होगी तब भी इतना ज्यादा खर्चा किया जाएगा कि वहां तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट हो जैसा बताया जा रहा है, और प्रोजेक्ट्स हों, और वो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उससे पैसा पहुंचे एक आम आदमी की जेब में, और उससे डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होने से नेचुरली कॉर्पोरेट जगत में आपको तरक्की का एक मौका मिलेगा, तो एक अच्छा पॉजिटिव सर्कल बनेगा। इस वक्त लगभग 3.5% ऊपर चला गया है। उसका एक कारण और भी है, शायद FIIs को ऐसा लग रहा था कोई झटका ना मिल जाए, तो FIIs को भी कोई झटका नहीं दिया गया, बल्कि इंडिकेशंस इस टाइप के हैं कि विदेशी जो निवेशक जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए, जो विदेशी निवेशक हैं उनको कोई झटका नहीं मिला, बल्कि एक बूस्टर दिया जा रहा है इनकम टैक्स में भी। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके भी टैक्स को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की है कि उनके ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे। तो एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि हम ना तो विदेशी निवेशकों को हम परेशान करना चाहते हैं, हम उसकी कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको, उनकी भी कर प्रणाली को स्मूथ करना चाहते हैं, खूब सारा खर्चा करना चाहते हैं इस देश में, जिससे कि वो खर्चा आम आदमी की जेब तक पहुंचे और उससे डिमांड वापस अराइज हो, एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट हो। शायद ये एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट हुई है जिसकी वजह से सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। ये मोटे तौर पर अब बजट को समझा जाए तो वो ये कि बजट में रजत जी हमारे साथ हैं, रजत सेठी। रजत जी, ये फिस्कल डेफिसिट वाली जो बात है इसको एक बार फिर हम क्लियर करें कि कितना % रखा गया है, उसका क्या मतलब है और उससे उसका खर्चे से क्या रिलेशन है? देखिए, सरकार एक FRBM एक्ट के तहत उसकी कुछ सीमाएं होती हैं कि वो मन चाहे तरह से खर्चा नहीं कर सकती है, लेकिन FRBM एक्ट में एक क्लॉज होता है कि अति विशिष्ट सर्कमस्टेंसेस में अगर स्पेशल सिनेरियो हो जाता है, जैसा कि कोविड की वजह से हुआ, तो सरकार को छूट है कि वो अपना लोन लेकर, उधार लेकर, चाहे वो पब्लिक मार्केट्स हों, चाहे वो बाहर के मल्टी डोनर एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, इन सब से लोन उठा सकती है और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इससे फाइनेंस कर सकती है। जो 9.5% का जो आंकड़ा है उसमें मुझे एक चीज़ जो चेक करने योग्य है कि क्या ये स्टेट्स और सेंटर का मिला के फिस्कल डेफिसिट है कि अकेले सेंटर का इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि 9.5% का मेरी समझ से इसमें प्रदेशों का फिस्कल डेफिसिट और केंद्र सरकार का मिलाकर यह आंकड़ा है और मिलाकर ही देखना भी चाहिए। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज और बोली कि 2025-26 तक FRBM एक्ट को रिलैक्स किया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगले कई 2-3 सालों तक लगातार ब्रीच होगा ये लिमिट और लगातार सरकार इस पे अपना खर्चे को बढ़ाती रहेगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हो। पूरा फोकस, पूरा केंद्र इस बजट का देश में नौकरियों को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस देना, उनको इतना मन में भरोसा दिलवाना कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि सरकार आपसे आगे बढ़ के इन्वेस्ट करने को तैयार है। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है देश की अर्थव्यवस्था में जो आज फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से पूरे देश के अर्थ जगत को आज मिला है। मुझे और भी, मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ जो कि आज डिस्कस हुई, हेल्थ बजट।
कोरोना वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो ये छोटा अमाउंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आधी जनसंख्या तक तो कवर किया जा सकता है 35,000 करोड़ के इस एक्सपेंस से। साथ में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी और अगर ज़्यादा जनसंख्या को भी अगर हमें कोविड वैक्सीन देनी पड़ी तो वो इस अमाउंट को और बढ़ाने की संभावना उन्होंने दिखाई थी। मुझे लगता है कि हेल्थ को प्राथमिकता दी गई है और इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिकता दी गई है। हेल्थ सेक्टर की उछाल जो है, मुझे लगता है 100%, करीब 137% हेल्थ बजट को बढ़ाया गया है। हर साल जो हम देखते हैं कि जो हेल्थ बजट होता है, एजुकेशन बजट होता है, कुछ मामूली 3-4% बढ़ा के टोकन तरीके से आगे बढ़ जाया जाता है। लेकिन ये जो आमूलचूल परिवर्तन है हेल्थ को लेकर, मुझे लगता है कि अर्थशास्त्री इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हेल्थ बजट बढ़ने की वजह से देश में प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। कोविड ने इस महामारी ने हमारे सामने एक नया डोमेन भी खोला है देश के सामने कि आप मेडिकल जगत, जो विश्व में मेडिकल नीड्स हैं, उसको भारत कैसे पूरा कर सकता है। एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उसमें हेल्थ का जो एलिमेंट है वो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण कोना है। आज भारत जो है विश्व भर को वैक्सीन दे रहा है। अगर भारत में ये वैक्सीन नहीं बनी होती तो हमारे ऊपर बाहर से खरीदने की जिम्मेदारी आ जाती सरकार के ऊपर, तो कितनी मुश्किलें होती सरकार के फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कितना बड़ा स्ट्रेस पड़ता, ये सोच के ही शहर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ की भारत की जो स्टैंडिंग है ग्लोबल, उसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ बजट पे डबल करने की मंशा से सरकार आगे बढ़ी है और इसका आगे आने वाले कई सालों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे हॉस्पिटलों पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, डॉक्टरों के वेजेस तक, इन सब चीज़ों पे हेल्थ सेक्टर के इस बजट का प्रभाव पड़ने वाला है। टेक्सटाइल पार्क बनाए गए। मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा कि ये टेक्सटाइल पार्क जो है, भारत पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश और इन सब देशों के पीछे जा रहा था। टेक्सटाइल में वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहा था वैश्विक स्तर पर, लेकिन टेक्सटाइल में मेगा टेक्सटाइल पार्क बना के 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करी है आज बजट में। इससे डायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होंगी और उन एरियाज में क्रिएट होंगी जो हब रहे हैं टेक्सटाइल के। तो ये भी अपने आप में नौकरी के उद्देश्य से, जॉब क्रिएशन के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। कुल मिलाकर इस बजट ने कई लोगों की जो नौकरियों के विषय में संशय थी उसको एड्रेस किया है और देश के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ बजट को रखा है। जी हाँ, तो ये हम रजत जी को इसलिए सुन रहे थे कि मोटे तौर पर क्या डायरेक्शन है इस बजट की, सिर्फ मिडिल क्लास के टैक्स की नजर से ना देखें। एक बात और जो मिस कर रहे हैं, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट को वापस कमिट किया है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जो हम सुबह बात कर रहे थे, देखिए वो बात तुरंत पहुंची है और उस पर ऑलरेडी वर्किंग चल रही थी कि बीपीसीएल या और कंपनीज को इस पर डिसइन्वेस्ट करेंगे, सारी प्रोसेस को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि जो जितना भी अब कमी आएगी, जो फिजिकल डेफिसिट को भी फिल करना है और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो वहीं से पूरी होंगी, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज़ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई हैं, एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं दिया, रिलैक्सेशन भी नहीं दिया, तो वो रेवेन्यूज़ वहीं से क्रिएट करेंगे। लाइक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया या एक्स्ट्रा बोरोइंग्स हो गई जो रजत मेंशन कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि सरकार वाकई कमिटेड है इस बार कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, तो पैसे जुटाने का जो प्लान है वो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन मोटे तौर पर बात यह कि पैसे खर्च किए जाएंगे सरकार की तरफ से बड़ी परियोजनाओं में, जिनसे एसेट्स क्रिएट हों देश के लिए, जिनसे रोजगार बने। इसीलिए ये आप अब जो लोग सवाल पूछते हैं ना कि शेयर मार्केट इतना उत्साहित क्यों दिख रहा है, भाई इसमें है क्या? इसमें लंबा सोचने की वो जो दृष्टि दिख रही है उससे एक्साइटेड है, क्योंकि वो एंटिसिपेशन में शेयर मार्केट ये देख रहा है कि सरकार जो है वो सही दिशा में सोच रही है, खर्च करने की दिशा में मोमेंटम आने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। जी, तो अब चलते हैं फिर पब्लिक के पास और उस दिशा उस सवाल को लेकर चलते हैं कि भवानी, जब जैसे हमने एक्सपर्ट, भवानी मेरी आवाज मिल रही है जी? भवानी, जैसे एक्सपर्ट से हमने बात की कि देखिए इसको आप इनकम टैक्स के रेट और मिडिल क्लास के सिर्फ उस नजरिए से मत देखिए कि टैक्स में राहत क्या मिली है। इसको आप इस नजर से देखिए कि सरकार 9.5% फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि अभी भी 34.5 लाख करोड़ रुपए साल में खर्च करेगी, और वो जो खर्च होगा, जो परियोजनाओं पे खर्च होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी चलेगी। ये दिशा है जो इस वक्त जरूरी थी कोरोना काल की वजह से।
तो पब्लिक क्या कह रही है इस पर? देखिए बिल्कुल जो आपका सवाल है इससे हम बात कर लेते हैं। आप देखिए कि जो इनकम टैक्स के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल ने आप देखिए कि किस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर के अंदर जो बूस्टअप करने के लिए जो उन्होंने पैसा डाला, आप देखिए कि वो भी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ना। एक बड़ी खबर आ रही है फार्म सेस को लेकर। फार्म सेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फार्म सेस पेट्रोल डीजल पर लगेगा, पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। इस पर रिएक्शन लेते हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर का फार्म सेस लगेगा कृषि के लिए, और 4 रुपए लीटर डीजल पर। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है? देखिए, जो फार्म सेस की बात कही गई है कि 2.5 रुपए पेट्रोल पे और 4 रुपए डीजल पे, ये ओवर एंड अबव होगा, लेकिन इसका एंड यूजर पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अभी टैक्सेस लगते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको रेशनलाइज किया जाएगा। अच्छा, इसलिए इसका इम्पैक्ट एंड यूजर पे पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बढ़ने से नहीं होगा। अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें पेट्रोल की कीमत के ऊपर तकरीबन 60 से 65% की ड्यूटी लगती है। पिछले बजट में आपको याद होगा कि उन्होंने एनेबलिंग प्रोविजन ले लिया था कि वो ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, और पूरे कोविड के दौरान उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी। लेकिन अब उस ड्यूटी को रेशनलाइज करेंगे, यानी कम करेंगे, और ये सेस लगेगा तो इक्वल रहेगा, यानी आपके हमारे ऊपर इसका पेट्रोल हम ये कहना गलत है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है? बिल्कुल, ये कहना ठीक नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि पेट्रोल डीजल पर जो कर लगते हैं उनमें फार्म सेस लग जाएगा, और बाकी कर जो हैं वो थोड़े कम कर दिए जाएंगे। नहीं तो इसका मतलब ये है कि देखिए, वो जो कई कर जो हैं उनमें जो कई ड्यूटियां जो लगती हैं वो तो राज्य के लेवल पर लगती हैं, तो क्या राज्य के लेवल की ड्यूटी में भी वो तो राज्य अपने हिसाब से करेगा? ये केंद्र के लेवल की एक्साइज ड्यूटी वगैरह उसमें चेंज करके किया जाएगा फार्म सेस? पेट्रोल और डीजल पे 3-4 तरह की ड्यूटी लगती है। जो राज्य लगाते हैं वो वैट है। हाँ, वैट को टच नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो राज्यों के स्तर पे आता है। लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी को कम किया जाएगा। पिछले बजट में उन्होंने एनेबलिंग प्रोविजन लिया था कि वो 3 से 4 रुपए तक बढ़ा सकते हैं, जो कि उन्होंने बढ़ाया भी। अब उसमें कम करेंगे, यानी जो केंद्रीय ड्यूटी होगी उसमें कम करेंगे, और ये जो नया सेस है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं सेस बदल गया है, उसका हमारे आपके ऊपर असर पड़ने की संभावना नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, वो स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो उसके बजाय उसमें कम करके फार्म सेस बढ़ा दिया जाएगा। तो सिर्फ एक अकाउंटिंग का एक हेड बदल गया, रिक्लासिफिकेशन हो गया बस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इससे डीजल और पेट्रोल के दाम में असर नहीं पड़ेगा, वो उससे डरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी की बहुत दिनों से मांग चल रही थी। देखिए, इसको समझने की जरूरत यह है कि हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन है वो इस महीने का 1,20,000 करोड़ आया है जी। तो सरकार के सेंट्रल पूल में जो पैसे आते हैं, अगर वो किसी और सोर्स से आने लगेंगे तो वो कस्टम ड्यूटी जो उन्होंने टेम्पररी लगाई थी उसको कम कर सकते हैं। अब कोविड काल में और कोई तो इनकम थी नहीं सरकार की, तो वो एकमात्र थी जहाँ पे पेट्रोल और डीजल को लगातार ड्यूटी से कमाई कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि स्टेबलाइज हो रहा है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, जीएसटी बढ़ रहा है, तो उसको लगाने की उतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसको कम करेंगे, लेकिन इसको लगा देंगे। यानी हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसे ही रहेगा। और ये फार्म सेस है, तो ये सेस क्योंकि जब लिया जाता है तो एक खास मकसद से लिया जाता है, इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद है कि जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट किया कि इरिगेशन का जो बजट है उसको 5 से बढ़ा के 10,000 करोड़ रुपए कर दिया। एग्रीकल्चरल जो सब्सिडीज दी जाएंगी उसमें इसका इस्तेमाल होगा, जो एक सर्टेन पीरियड के लिए होगा एग्रीकल्चर के लिए, सेस की परिभाषा के हिसाब से। लेकिन आपको याद होगा कि आज तक जो लगा सेस है वो हटता बड़ी मुश्किल से है। तो ये आप मान के चलिए कि ये वो लग जाता है, वो हटा तो देखा नहीं है हटता नहीं है। हाँ, हटता नहीं, बढ़ता है, रिक्लासिफाई हो जाता है वो सेस भी, लेकिन वो हटता नहीं है। शुक्रिया नीरज आपका पूरी बात समझाने के लिए। रजत सेठी हमारे साथ हैं। रजत, अब ये फार्म सेस लग रहा है, हालांकि एंड यूजर पे प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट रजत, मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ, क्योंकि विक्रांत हमारे साथ पार्लियामेंट से मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं। जी विक्रांत, जगदम्बिका पाल जी दिख रहे हैं, पाल साहब आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी पाल साहब, ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार का पूरा जोर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहा, हेल्थ सेक्टर पर रहा, तो इनडायरेक्ट मदद करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है 5.6 लाख में, और जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया है,
तो मुझे लगता है कि जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही गई थी, तो आत्मनिर्भर भारत क्या है? एक ऐसे नए भारत के निर्माण कि जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान सबको उपलब्ध हो। तो ये भारत का जो 21-22 का बजट है, ये निश्चित तौर से बजट में साफ निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। तो मुझे लगता है जो सबकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसके लिए बजट का प्राविधान किया। और जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउस माइग्रेंट लेबर्स के लिए, रेंटल हाउसेज माइग्रेंट लेबर्स के लिए, अभी तक तो श्रमिक किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में रहता लेकिन पाल साहब मिडिल क्लास हमेशा चाहता है कि उसको भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा मिले। उसको ही लग रहा है कि टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया, वो खाली हाथ रह गए। कैसे? पूरी दुनिया इस कोविड-19 की चुनौतियों से जूझ रही। आप अगर दुनिया में देखें तो अमेरिका में 49% FDI में गिरावट आई है, इंग्लैंड में 100% गिरावट आई है, केवल चाइना में 4% की FDI आई है, भारत में 13% की FDI आई, 57 अरब। तो स्वाभाविक है कि अगर ये जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण, तो जब भारत में निवेश आ रहा है, प्रत्यक्ष निवेश विदेशों से, तो उससे एम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरी बात ये है कि इस कोविड-19 की चुनौतियों के बाद चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास, हमको पहले लोगों की ज़िंदगी बना दी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से हमने 6 महीने दिया। जिस तरीके से उज्ज्वला हमने 1 करोड़ और बेनिफिशरी को इस बजट में जोड़ने की बात थी कि जिससे हर व्यक्ति को, हर महिला को मतलब धुएं से मुक्त मिले। दूसरी बात, कोई टैक्स तो नहीं हमने इम्पोज किया। ये कम बड़ी चीज़ है कि इस कोरोना की चुनौती के बाद जहाँ पे टैक्सेज आना करीब करीब बंद हो गया था, आपने देखा कि मोरेटोरियम किया गया, समय बढ़ाया गया, इसके बावजूद भी हमने टैक्स नहीं इम्पोज किया, तो इससे बड़ी राहत। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनावी राज्य जो हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर पुश दिया गया है, बड़ी रकम वहां पर खर्च की जा रही है, तो ये चुनाव को देखते हुए चुनाव की दृष्टि से किया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास, और इसीलिए सबका विश्वास मिला है। रीजनल इम्बैलेंसेज था अभी तक। जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी भारत सरकार के आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की स्कीम हो या और तमाम स्कीम्स हो, उसको नहीं लागू कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, केरला में नहीं था। तो अगर हमने आज केरला में नेशनल हाईवेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेस्ट बंगाल में एक 608 किलोमीटर, वहाँ 1000 किलोमीटर, तो इससे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक का विकास होगा। हमारे लिए चुनाव की दृष्टि नहीं है। हमारे लिए अगर आज गुजरात हो, अगर आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक बदलता हुआ हो, तो हमारे लिए चिंता बंगाल की भी है, हमारे लिए चिंता केरला की भी है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो रेट्रो टैक्स की एक तलवार लटकी रहती थी, उसे भी इस बार सरकार ने दूर किया है और कहा है कि 3 साल से ज़्यादा पुराने मामले नहीं खुलेंगे। हालांकि जो गंभीर चोरी के मामले होंगे उसमें 10 साल पुराने भी खोले जा सकते हैं। ये राहत नहीं है कि 6 साल तक के लिए लोगों के ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी और फिर कभी कोई परेशान कर सकता था। आज कितना जोर दिया वित्त मंत्री ने, पूरे देश के लोग, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस बजट से कि फेसलेस असेसमेंट होगा और कोई अगर आपस में एनमिलीज होगी तो फेसलेस अपील होगी। तो अब स्वाभाविक टैक्स पेयर को कहीं उसको कोई टार्चर नहीं कर सकता, कोई उसको स्क्रूज नहीं कर सकता, उसको स्वाभाविक है उसका फेसलेस हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं कि आप काम करिए, आप अपना फेयर टैक्स दीजिए और देश के एक विकास के हिस्सेदार बनिए। एक सवाल जगदम्बा पाल साहब, क्योंकि राज्यों की एक पुरानी मांग थी कि केंद्रीय करों का उनका हिस्सा बढ़ाया जाए, जो 35% से बढ़ा करके अब 40 से 41% तक कर दिया गया है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मद्देनजर। अब आप देखिए कि हमने 15 पे कमीशन में जिस तरह से डिवैल्यूएशन किया है, तो आखिर मुझे तो नहीं लगता था कि इस तरह का बजट आएगा। इस बजट में राज्यों को संघीय ढांचे में मजबूत करने को उनको हिस्सेदारी मिल रही है। इस बजट में जिस तरीके से आखिर हम जो 2,23,000 करोड़, जो हमने 94,000 करोड़ हेल्थ का भी जो हमने बजट बढ़ाया है, उसका भी राज्य संघीय ढांचों में मिल रहा है, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कोविड हॉस्पिटल्स के लिए, हमने प्रोवाइड किया वेंटिलेटर्स के लिए, पीपी किट्स के लिए। तो स्वाभाविक है कि इस बजट से लाभ होगा। तो पाल साहब साफ कह रहे थे किशोर की जो इनडायरेक्ट फायदा जो है मिडिल क्लास को मिलेगा। हाँ, मतलब सीधा नहीं। और आपने जो सवाल पूछा चुनावी राज्यों का, चलते हैं बंगाल। आशिका, वहाँ क्या रिएक्शन है कोलकाता में बजट के ऊपर? मतलब क्या लोगों को लग रहा है कि हाँ बंगाल को कुछ ज़्यादा दे दिया? देखिए, बंगाल शिकायत तो नहीं कर सकता है। 675 किलोमीटर लंबी सड़कें, 25,000 करोड़
मैं लोगों से बात करूंगी। ये बताइए कि बंगाल को जितना मिला, क्या लग रहा है कि चुनाव होने वाले हैं इसलिए इस बार इतना मिला? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि चुनाव होने वाला है तो इसलिए बंगाल को इतना सब कुछ मिला है। आगे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन राज्यों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं जो पीछे हैं उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान तो आप ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि राज्य पीछे इसलिए इतना मिला है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए इतना मिला है? नहीं, मेन बात है ये कि देखिए 34 साल जो सीपीएम गवर्नमेंट इसको पीछे किया, कल कारखाना बंद किया, उसके बाद 9 साल आपका टीएमसी शासन में जो गया, इसको लेकर केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देखा। आप ये बताइए कि जो सड़कें उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सड़कों को लेकर के शिकायत शुरू से रही है, अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद यही है कि जो हालत जो आप देख भी रही हैं पहले के हिसाब से और बजट के हिसाब से बताया गया है, सड़कें पहले से अच्छी खूबी और अच्छी तरीके से रहेगा और हम उम्मीद करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से 1000 करोड़, मैं आपसे बात करूं, 1000 करोड़ जो चाय बागान के कर्मचारी हैं उनको पश्चिम बंगाल और असम के मिला करके दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है बार बार कि यही 2 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाला है इस क्षेत्र में, तो इसलिए दिया जा रहा है। देखिए मैं आपसे बात करूँगा, चुनाव तो हर साल यहाँ होते हैं, इसके लिए मोदी जी ने बोला भी है कि एक साथ सारे चुनाव होने, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, ये चुनाव तो आते रहेंगे सर जब तक ये नियम चेंज नहीं होगा। और रही बात 1000 करोड़ रुपये यहाँ पे चाय बागान मजदूरों को देने के लिए, तो यहाँ की जो ममता बनर्जी की सरकार है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। चाय बागान हमारे पश्चिम बंगाल और के खासकर दार्जिलिंग इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ के मजदूर और पश्चिम बंगाल सरकार खासकर उस पर डिपेंड है। तो चाय बागान के लिए 1000 करोड़ रुपए देना मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी आप ये बताइए कि जितना मिला बंगाल को काफ़ी मिला या और उम्मीद थी? बहुत मिला, किसी गरीब को नहीं मिला है, सब लेके रख दिया गया है। जाइए किशोर, ये पश्चिम बंगाल की आवाज़, ये एक तरफ से जो रजत हमारे साथ हैं। रजत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने काफ़ी काम किया है नॉर्थ ईस्ट में जी, तो आप ये बताइए कि ये क्या चुनावों की वजह से हुआ रहा है या पिछड़ा इलाका था इस वजह से इधर दिया गया है जो भी दिया गया है? दोनों बातें हैं मुझे लगता है। ये पिछड़े हैं इलाके हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि चाय बागान जो असम के और बंगाल के चाय बागान हैं वो शायद सबसे ज़्यादा पिछड़े हिस्से हैं पूरे देश के। और ये पूरे देश को चाय ज़रूर देते हैं, सप्लाई होती है वहाँ से, लेकिन वो जो ओनर्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े टी एस्टेट्स के, सिर्फ उन्हीं के पास कमाई जाती है। जो मजदूर हैं वहाँ पे, जो मजदूर परिवार हैं वहाँ पर, उनकी स्थिति इतनी दयनीय स्थिति में रहते हैं कि उनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। उसको इलेक्शन से ही देख लेना सीमित तरीके से शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी लगातार केंद्र सरकार चाय बागान के मजदूरों पे विशेष ध्यान देके उनको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देती आ रही है। ऑफ बजट होता था, बजट का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में चाय बागान के मजदूर हमेशा से रहे हैं। जी, अच्छा, मैं अश्विनी जी, जगदम्बिका पाल जी ने एक बात कही कि वो जो 3 साल तक को ही आप फेसलेस, और 3 साल तक एक तलवार लटकी, 6 साल तक लटकी रहती थी तलवार कि आपको 6 साल पहले का भी सवाल पूछा जा सकता है इनकम टैक्स को लेकर, अब वो 3 साल हो गया है। देखिए, ये मैं इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहा था। अच्छा है आपने सवाल पूछा। 2 बातें उन्होंने रखी और दोनों बातों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, यानी कि जो भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए। जो तलवार है वो लटकी नहीं रहनी चाहिए ना किसी भी नागरिक के ऊपर। तो पहले समय सीमा 6 साल थी। अब उन्होंने भरोसा जताया सभी करदाताओं पे, अच्छा किया उस 6 साल की समय सीमा को, यानी कि केस रीओपन करने की जो समय सीमा है सेक्शन 140, यानी आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स का कुछ केस है तो वो 3 साल पहले तक का हो सकता है। 3 साल तक पुराना खोला जा सकता है। पहले 6 साल की समय सीमा थी और अब उसको घटा के 3 साल कर दिया है, यानी कि जो भी मैं रोक रहा हूँ आपको, कुछ फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, सुनते हैं। के लिए नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। भैया मैं कहता हूँ कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितना निकलेगा इसमें से वो पता लगेगा। खैर, ये पार्लियामेंट के बाहर से जो भी उधर से तो अभी वो कुछ कहना चाह नहीं रहे। हाँ, तो 6 साल की समय सीमा को घटा के 3 साल किया है और जो 10 साल की समय सीमा जो थी जिसमें कि एक टैक्स इवेजन की अमाउंट 50 लाख से नीचे होगी, तो अगर 50 लाख से नीचे रहती है तो वो भी 10 साल की समय सीमा को घटा के 3 साल कर दिया जाएगा। यानी कि 50 साल से ऊपर टैक्स इवेजन है तो 10 साल तक हो सकता है। तो यानी कि जो सीरियस ऑफेंडर्स नहीं हैं
उनके लिए अब 3 साल तक की ही आपके लिए एक तरह से अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि आपका सबका कर का निपटारा हुआ है नहीं। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत अच्छी कही, लेकिन उस पर मेरी प्रतिक्रिया कुछ और है कि फेसलेस किया जा रहा है असेसमेंट। इस तरह से आप इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल को भी फेसलेस कर रहे हैं। ये उस बात को शायद ठीक से कह नहीं पाए, मैं उस बात को ठीक से कहता हूं कि सच्चाई क्या है। असेसमेंट फेसलेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो, एक मिनट में रोक रहा हूं, कार्ति चिदम्बरम। This is traveling from Kerala to Tamil Nadu to Bengal and to Assam. That's the only thing which came about. It's clearly an attempt to, to curry favor with the states which are going to polls. But these are all only announcements, and the proof of the pudding is only in the eating, and we'll have to really see whether these are all implementable. But it's only aimed at grabbing eyeballs in poll-bound states without any substance. विपक्ष का लगातार